एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज सीए चिन्मय पाठक। जो सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस का डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो मैंने शुरू करा था, इट्स द डे 4 नाउ एंड वी आर अगेन डेवलपिंग इट। सर, वही सवाल, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए हैं। बच्चे आके देखो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करने वाले हैं। बार बार सवाल आता है, सर क्या ये इनफ है, सफिशिएंट है? ये प्रैक्टिस को मैंने कोई डेट नहीं रखी है सर, ये चलती रहने वाली है, इसलिए ये मे बी 30 डेज चलेगा। अब सोचो, अगर आप 30 डेज मेरे साथ रहे तो कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और कोई चाहता है मैं उसके क्वेश्चन चेक करूँ, आंसर करूँ, तो उस केस में वो मुझसे कनेक्ट भी कर सकता है ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैं फुल्ली अप्रोचेबल हूँ आप लोग के। शुरू करते हैं सर आज की इस प्रैक्टिस के साथ। मैंने एक डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन माई प्रीवियस 3 वीडियोज कि सर, अगर हम 4 क्वेश्चंस करते हैं लेकिन उसमें 2 थ्योरी कर रहे थे, तो बच्चे बोल रहे थे सर थ्योरी क्वेश्चंस में दिक्कतें नहीं आती, थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इशू आता है सर केस स्टडी में। तो इसीलिए मैं आपके साथ अभी शुरू करने वाला हूँ एवरी डे सिर्फ केस स्टडी। तो हम रोज 4 की बजाय 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन दोनों के दोनों होने वाले हैं केस स्टडी। तो ही इसके अप्रोच है सर, ताकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, केस स्टडी लिखा कैसे जाए इसके बारे में भी पता चल जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट सर, अपना ड्यूरेशन जो रहेगा ऑफ ईच वीडियो विल बी वेरी। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है सर। 10, अरे मैंने 9 सॉल्व किए अभी तक, ये 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है मिस्टर रीच एस्पायर टू गेट। अरे सर, बड़ा क्वेश्चन दिख गया, तो पहले क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ना है। चलो सर लास्ट लाइन पे चलेंगे। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अपने को इतना समझ आना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछ रहा है। दूसरी चीज, कैन मिस्टर रीच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क। अरे आर्टिस्टिक वर्क कुछ तो पर्सनल स्किल रिलेटेड है सर, इतना तो मुझे समझ गया। कुड मिस्टर रीच आस्क मिस्टर के फॉर अ रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर। फादर फादर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला भी एस्पेक्ट इसमें आ गया। चलो सर अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। मिस्टर रीच एस्पायर टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब खुद की ड्राइंग बनवा के लेना सर, मेड बाय एन आर्टिस्ट। ही वेंट टू द वर्कशॉप ऑफ मिस्टर सी, an artist, and asked whether he could sketch the former's portrait on oil painting canvas। मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, जितना वो समझता है कि मिस्टर सी को ये बोलता है कि आप मेरी पेंटिंग बनवा के दोगे। मिस्टर सी अग्री टू द ऑफर एंड आस्क्ड फॉर ₹50,000। अच्छा, तो 50,000 रुपए मांगे हैं एज फुल एडवांस पेमेंट। पहला है पैसा, पैसा पहले पूरा दे देना है फॉर द क्रिएटिव वर्क। मिस्टर सी क्लैरिफाइड दैट द पेंटिंग शैल बी कंप्लीटेड इन 10 सिटिंग्स। सर 10 सिटिंग्स? अरे जब मैं आपका फोटो का मैं बनवा रहा हूँ ना सर, तो आपको एक ही पोजीशन में आके मेरे सामने बैठना है, तब मैं बनवाऊंगा वो। तो ऐसा आपको 10 बार करना है। पहले दिन आप आ गए बैठ गए तो मैं भी मैं आपका हेड निकालूंगा, फिर नेक्स्ट दिन आ गए तो मैं आपके लेग्स निकालूंगा, ऐसा कुछ तो रहेगा उसमें। तो 10 सिटिंग्स में कंप्लीट होगा एंड इसके लिए 3 महीने लगने वाले। ठीक है सर, तो ये जा रहा है ऑन रीचिंग द वर्कशॉप फॉर 6th सिटिंग, मतलब 5 बार जाके निकलवा लिया ड्राइंग, छठे 6th सिटिंग में जाता है तो मिस्टर रीच को इन्फॉर्म किया गया दैट मिस्टर सी बिकेम पैरालाइज्ड। अरे बाप रे, तो अब ड्राइंग आपका पोर्ट्रेट नहीं निकाल पाएगा सर वो, एंड वुड नॉट बी एबल टू पेंट फॉर द नियर फ्यूचर, मतलब आगे कभी भी पेंटिंग नहीं निकाल पाएगा। कहता है मिस्टर सी हैड अ सन मिस्टर के, तो सी का बेटा के है, who was still pursuing his studies and had not taken up his father's profession। मतलब ये बोलना चाहता है कि बेटे ने बाप का काम तो शुरू नहीं किया पेंटिंग का। तो अभी आपको बताना है क्या मिस्टर के को, यानी सी के बच्चे के को मिस्टर रीच बोल सकता है तू मेरे को ड्राइंग करके दे, या दूसरी केस पर पूछता है सर क्या मिस्टर के से वो रिफंड मांग सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट्स में डेल करते हैं सर। पहले कॉन्सेप्ट्स देख लेते क्या होता है। आप देखना कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। कहते हैं कंसिडरेशन नहीं है ना किसी चीज का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा सर, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो कंसिडरेशन का एक पार्ट होता है पर्सनल स्किल्स। सर पर्सनल स्किल्स, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, इसका मतलब ऐसा है कि मेरा बेटा भी अच्छा गाना गाए, मेरी पत्नी भी अच्छा गाना गाए? ऐसा नहीं होता। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो इतने पर्सनल होते हैं, इतने आर्टिस्टिक होते हैं कि उसको सिर्फ मैं निभा सकता हूँ। मान लीजिए अगर ये निभाने से पहले ही मुझे कुछ हो जाता है और मैं इसको निभा नहीं पाता, तो उस केस में क्वेश्चन आ जाता है अबाउट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यानी कोई मुझे रुपीस दे रहा है और मैं उसको ये स्किल्स दे रहा हूँ, तो अभी क्या मुझे, आपने देखा होगा कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया और अगर मैं उसको परफॉर्म नहीं करता हूँ तो कोर्ट में खींचा जाऊंगा, लोग मुझ पे केस फाइल करेंगे। तो ये यही पूछ रहा है सर कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ ड्राइंग या फिर मेरी पर्सनल स्किल, तो इस केस में क्या मेरे पे, क्या मुझे फोर्स किया जाएगा कि कंप्लीट करके दे? भाई मैं तो मर चुका हूँ या फिर मैं तो पैरालाइज हो चुका हूँ, कैसे करोगे ये तो वो हो गया, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है टाइप्स, कैसे करोगे आप? कर ही नहीं पाओगे सर। ड्राइंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ऐसा नहीं हो सकता सर। तो ऐसा कहा गया है अगर आप पर्सनल स्किल्स दे रहे हो किसी को और मान लीजिए करने से पहले आपको डिसेबिलिटी आ जाता है, कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो उस केस में लॉ कहता है कि यू कैन नॉट बी कंपेल, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता करने के लिए क्योंकि आप है ही नहीं इस स्थिति में अभी। तो इस केस में 2 चीजें बनती है। एक, सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, देयर इज नो रेमेडी।
तो सर फिर रेमेडी क्या है? तो जिसने पैसा दिया डूब गया? नहीं। फिर हम बोलेंगे जिसने बोला ना मैं मेरी ड्राइंग मेरे सिंगिंग करके दूंगा, उसको बोला जाएगा तू इसको ना रुपीस पैसा दे दे, पूरा का पूरा पैसा वापस इसको दे दे। दूसरी केस, मान लीजिए मैं नहीं कर पाता हूँ कुछ भी और मतलब मैं जिंदा ही नहीं रहता हूँ, तो जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो लीगल हेड्स जिनको मेरी प्रॉपर्टी जाएंगी सर, क्या उनको आप बोल सकते हो कि तू ड्राइंग निकाल के दे? तो ये बोलते हैं कि जनरली आप नहीं बोल सकते, क्योंकि पर्सनल स्किल तो इसकी ही होती है, वो कोई नहीं ले सकता। अगर ये कर सकता है पर्सनल स्किल्स को कॉपी तो ले लीजिए, लेकिन जनरली नहीं होता। तो नॉर्मल केस है, मान लीजिए मैंने बोला हाँ मैं फर्नीचर बेचता हूँ, मैं मर जाता हूँ, तो मेरे बच्चे से आप फर्नीचर मांग सकते हो क्योंकि वो भी उसी में डील कर रहा होगा, ऐसा मान के। लेकिन मैं ड्राइंग करके देता हूँ, मेरा बच्चा वैसा ड्राइंग नहीं निकाल पाएगा। तो यू कैन नॉट फोर्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, इनसे आप पैसा मांग सकते हो कि भाई मैंने इसको एडवांस पैसा दिया था या फिर जो भी पैसा दिया था मुझे वापस दे दे, क्योंकि मुझे सर्विसेज नहीं। अभी देर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अगर ये रहेगा ना मैं खुद हूँ पर्सनल स्किल्स में, तो मुझे तो सारा पैसा लौटाना पड़ेगा जितना मैंने आपसे लिया, क्योंकि मैंने आपका काम कुछ भी नहीं किया। लेकिन जहां तक इसकी बात है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात है, इसको उतना ही पैसा लौटाना है सर जितना इसको अपने पापा से, अपने पिताजी से इनहेरिट हुआ। क्या बात करते हो जी, बिल्कुल। अब मेरे दो बच्चे, एक बच्चे को मैंने सारी प्रॉपर्टी दे दी, दूसरे को मैंने कुछ भी नहीं दिया। अब दूसरे के ऊपर भी आप बोलोगे कि हाँ आपको भी रिइंबर्स करना पड़ेगा क्योंकि पापा गए, अभी क्या आपको वापस देना पड़ेगा, लॉस की कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो वो बोलेगा सर मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कहाँ से दूं? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय। तो ये अपना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है सर। अभी शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। दिस इज अ केस स्टडी। केस स्टडी में हमने देखा था हमारा जो स्ट्रक्चर रहने वाला है काफी तरीके से सेम है हर जगह पे। तो मैं शुरू करता हूँ विद आवर स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्ट्स ऑफ द केस, और मैं पेपर में इसको ऐसा बॉक्स मारूंगा और इसके अंदर मैं लिखना शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ, अच्छा इतना बड़ा है सर फैक्ट्स, इतने लिखने नहीं, आपको बिना पढ़े अभी जितना याद आएगा वो आपके फैक्ट्स। ये ट्रिक होती है फैक्ट्स के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम, नाम था रिच, ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता हूँ, मिस्टर रिच कॉन्ट्रैक्टेड विथ मिस्टर सी फॉर ड्राइंग अ सेल्फ portrait. However, however, before completing the portrait, Mr. C got paralyzed and cannot continue the work. ठीक है, ये हो गए मेरे सर फैक्ट्स ऑफ द केस। मैं चलता हूं यहाँ पे अपना सेकंड ढांचा, अपना सेकंड थिंग होता है सर एप्लीकेबल प्रोविजंस। इसको भी मैं स्क्वायर मार देता हूँ। अब मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली मैंने आपको बताई कि अगर पर्सनल स्किल्स, अगर आर्टिस्टिक वर्क इज अ कंसिडरेशन, तो जैसे ही मेरी मौत हो जाती है, मैं पैरालाइज हो जाता हूँ, वहीं पे उसी मोमेंट पे सर वो कंसिडरेशन नहीं रह सकता, इट कैन नॉट कंटिन्यू एज ए कंसिडरेशन। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए मैं पहली चीज इसमें लिखूंगा, वेयर पर्सनल स्किल्स, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इज अ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जगह नहीं, मैं आगे शुरू करूंगा। एंड या फिर यहाँ पे अपने ऐसा लिख सकते हैं, वेयर पर्सनल स्किल्स इज अ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, in that case this consideration comes to an end on death oblique disability of the party performing it। comes to an end मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, डेथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड चीज मैं इसमें लिखूंगा, इन केस ऑफ डेथ oblique disability the other party can claim compensation from the legal representative of the deceased person, but
only to the extent of property। सर आप पूरा कैपिटल में लिखते हो, हाँ मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको कैपिटल में लिखने वाला हूँ सर। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन। सर पूरा कैपिटल बिल्कुल, ये मेरा टेक्निक है सर लिखने का, और मैं इसको सजेस्ट भी करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो, कैन क्लेम कंपेंसेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ से मेरे कीवर्ड शुरू हो जाते हैं सर, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन। देखो मैंने कितने सही से एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखी। एंड नाउ आई विल गो टू द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में हम लिखने वाले हैं फर्स्ट। क्या क्वेश्चन था सर अपना? क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट था, कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लिव ऑफ हिज फादर। तो हम लिखेंगे सिंस consideration in this case is of artistic work, Mr. Rich cannot, इसको बॉक्स मारूंगा, ask Mr. K, तो ब्रैकेट में लिखूंगा, son of Mr. C to perform oblique draw the portrait। ये आपका फर्स्ट हो गया, cannot ask Mr. K, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन सर, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? सेकंड पूछा था, कुड मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के फॉर अ रिफंड ऑफ मनी। हाँ बिल्कुल मांग सकता है, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय। तुम लिख सकते हैं यस मिस्टर रिच कैन आस्क मिस्टर के टू रिफंड हिम द एडवांस पेड, बट ओनली टू the extent of property inherited by him। यहाँ पे आपको पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे अंडर करना है यस कैन आस्क ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, दैट्स इट। बन गया यहाँ पे फुल ऑन फुल मार्क्स। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सर। क्वेश्चन नंबर 11 सर, बड़ा क्वेश्चन है। केस स्टडीज में हमेशा लास्ट लाइन पहले पढ़ती है, तो लास्ट लाइन तो 3 क्वेश्चन में बटी हुई है। डिसाइड इन द लाइट ऑफ, तो चलो यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्यों सर? अरे लास्ट लाइन 3 पार्ट्स में बटी हुई है ना, 1 2 3, तो ऐसे केस में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। एक्स वाई एंड जेड जॉइंटली बोरोड, जॉइंटली देखो क्या वर्ड यूज किया, जॉइंटली बोरोड 50,000 फ्रॉम ई, होल अमाउंट वाज रीपेड टू ए बाय वाई। अच्छा पूरा पैसा वाई ने दे दिया, उसकी मर्जी भाई, दोस्ती दोस्ती में। डिसाइड इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर फर्स्ट वाई कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड जेड, second legal representative x can are liable in case of death of x, and third y can recover the contribution from the assets in case of z becomes insolvent। तो देखिए इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ। ये हिंट करता है अपने को समथिंग कॉल्ड एज जॉइंट प्रोमिसर्स। क्या बोलता है सर? जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स करके जो कॉन्सेप्ट है ये अपने को बताती है कि मान लीजिए कोई x कोई y कोई z, इन बंदों ने एक साथ जॉइंटली प्रॉमिस किया है किसी बंदे को कि हम आपके लिए ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, तो इस केस में ये तीनों एक्स वाई जेड तीनों इक्वली लायबल है वो काम परफॉर्म करने के लिए, दे आर इक्वली लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर किसी एक ने ही सिर्फ परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए वाई ने ही परफॉर्म कर ली ये चीज, तो उस केस में ये जो वाई है ये एक्स और जेड से उनके पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को क्लेम कर सकता है। मतलब वो एक्स को बोल सकता है ओ मालिक तेरा काम मैंने कर दिया, तू इतना मेरे को वापस करके दे। जेड को बोल सकता है तेरा पैसा मैंने दिया, तू मेरे को इतना पैसा वापस दे दे। मान लीजिए सर, अच्छा सर एक्स ने नहीं दिया, तो अरे ऐसे तो नहीं, देना ही पड़ेगा सर, लायबिलिटी है। और अगर मान लीजिए इसी केस में, सेम केस में एक्स से एक्स मर जाता है ना सर, तो उस केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाता है। और हमेशा याद रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब लायबल होता है, ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट सर? प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम, PIH। तो दैट्स इट सर, ये ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। और याद रखना सर, एक ये तीनों जॉइंटली, इन तीनों की इक्वली लायबिलिटी होती है सर। तो ये जो है ना, एक्स से काम करवा सकता है, वाई से करवा सकता है, जेड से करवा सकता है, किसी 2 लोगों से करवा सकता है, या तीनों से करवा सकता है, क्योंकि तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया था। अब ऐसा मत सोचना ऐसा क्यों वैसा क्यों, उनको समझना चाहिए ना प्रॉमिस करने से पहले अपन ने क्यों ऐसा प्रॉमिस करना फिर।
तो देखो यहाँ पे पहले मैं शुरू करता हूँ फैक्ट्स ऑफ द केस से। सर क्या फैक्ट्स ऑफ द केस यहाँ पे लिखने बहुत जरूरी है? देखो इसके मार्क्स नहीं होते सच फैक्ट्स ऑफ द केस के, लेकिन आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के प्रोविजन लिख देते हो ना, तो आपको एनालिसिस लिखने की जरूरत नहीं है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस मेरे दो लाइन में बनेगा। फर्स्ट मैं लिखूंगा एक्स वाई एंड जेड आर जॉइंट promisers but are joint promisers to A, but Y performed the entire promise. This is the facts of the case, और कुछ भी इसमें नहीं है। सेकेंड हम जाएंगे सर इनटू एप्लीकेबल प्रोविजंस। एप्लीकेबल प्रोविजंस में मैं लिखूंगा, मैंने आपको तीन चीजें बोली। फर्स्ट, जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंट होती है। सेकंड, तो एक किसी से भी परफॉर्म करवा सकता है। सेकंड चीज, अगर जॉइंट प्रोमिसर में किसी ने परफॉर्म किया, एक ने दो ने, तो वो बाकियों से इक्वली क्लेम मार सकता है। तीसरी चीज मैंने आपको बोली, अगर कोई मर जाता है तो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, फर्स्ट केस में लिखूंगा इन केस ऑफ। तो अभी यहाँ पे आप ऐसा शुरू कर सकते हो सर, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फर्स्ट in case of a joint promise, all the joint promisers are equally, jointly and severally liable। क्या लिखा मैंने? जॉइंट प्रॉमिस के लिए इक्वली, जॉइंटली एंड सेवरली। सर यहाँ पे तो हमने सिर्फ जॉइंटली एंड सेवरल वर्ड यूज किया सर, हमने तो सिर्फ इक्वल वर्ड यूज किया, हमने तो पढ़ा ऐसे था। देखो मैं वापस बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे मैं एग्जाम में बैठा हूँ। एग्जाम में बैठने के बाद मुझे एग्जैक्ट चीजें नहीं याद आने वाली सर, मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे वर्ड याद है इक्वली, जॉइंटली एंड सेवरली, तो मैंने वो लिख दिया, और इतना लिखने पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे, चिंता मत करना। सेकेंड, तो यहाँ पे ऐड करेंगे अपन, दस द अदर पार्टी can ask all or any one of the joint promisers to perform the contract। तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे अदर पार्टी कैन आस्क ऑल और एनी वन टू परफॉर्म, दैट्स इट। सेकेंड चीज मुझे इसमें लिखनी है सर, सेकेंड चीज मैं इसमें लिखने वाला हूँ, ये तो हो गया परफॉर्म कौन करेगा। अभी मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि किसी एक ने परफॉर्म किया तो क्या होने वाला है, और थर्ड केस में लिखने वाला वो डेथ। तो सेकंड में मैं लिख देता हूँ इन केस इफ, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस, इफ एनी जॉइंट promiser performs the promise individually, then he can claim contribution of other joint promisers equally। कंट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करेंगे, इक्वली करेंगे, ठीक है, परफॉर्म्स इंडिविजुअली, दैट्स इट। और थर्ड चीज हम यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ डेथ ऑफ द joint promiser, other joint promisers can compel, claim contribution from legal representative of the deceased, but only to the extent of property inherited by, inherited, underline property, underline extent, underline only, underline, right? ठीक है, compel legal representative।
बट दैट्स इट, ये बन गए मेरे एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड नाउ कम्स द कंक्लूजन सर। हमेशा याद रखना, फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखोगे तो प्रोविजंस के नीचे एनालिसिस करना पड़ता है। मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पे क्यों जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स है, प्रोविजंस है, बेस्ड ऑन दोस आई कैन डायरेक्टली राइट द कंक्लूजन। तो क्वेश्चन क्या है सर, पहला क्वेश्चन था व्हाई कैन वाई रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड जेड, तो हम लिखेंगे फर्स्ट केस में सिंस एक्स वाई एंड जेड आर joint promisers and only y has performed the entire promise, he can, underline, claim contribution equally from x and z. That's it, ये अपना फर्स्ट हो गया। सर ये बीच में लाइन छोड़ देते हो ऐसी, ये सब चलता है? फिर मेरा कभी मेरा पेपर देखोगे ना, एग्जाम्शंस वाले पेपर मेरे लॉ के, तो देख के हैरान हो जाओगे। ऑल इंडिया रैंकर्स के पेपर देखोगे तो देख के हैरान हो जाओगे। ये बॉक्स से बनवा रहा हूँ, वो लोग उतना भी नहीं बनवाते, लेकिन उनका कंटेंट काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो व्हाट मैटर्स इज हाउ योर कंटेंट इज, तो यही तो मैटर करता है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सर मेरे से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एक्स आर लायबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्स। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल है? तो लिखेंगे in case of death of X, his legal representatives are liable, but वही वापस only to the extent of property inherited by them। तो हम लिखेंगे, देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर लायबल, extent of property inherited by them। and third case, sir third case क्या लिखता है यहाँ पे, पूछता है मेरे से why can recover the contribution from the assets in case of Z become insolvent। अरे बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? Z insolvent हो जाता है, ये उसकी बैलेंस शीट है, उसके पास असेट्स पड़े होंगे तो उसमें से ये बिल्कुल पैसा रिकवर कर सकता है। सर क्यों नहीं कर सकता? तो तीसरा अपन लिखेंगे यस। कौन है? वाई है ना भाई, वाई है ये, बिल्कुल वाई है। यस, Y can recover the contribution from Z's asset if he becomes insolvent। ये ऐसे ऐसे कर देना, आपको चाहिए तो डाल देना वैसे, can recover Z's asset, that's it। इसको अगर मैं वन फ्लो में दिखाऊं ना, आप जूम आउट करके बताता हूँ, देखिए कैसा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। देखिए देखिए कुछ गलतियां दिखती है इसमें आपको, देखना हमारा, देखिएगा यार प्रोविजंस भी लिखे बंदे ने अच्छे से, कंक्लूजन भी लिखा है बंदे ने अच्छे से। देखिए पहले वाले का भी बता देता हूँ कितना अच्छा दिखता है, देखो। अच्छा हैंडराइटिंग पे मत जाना, मेरी हैंडराइटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉकिंग अबाउट कि मैं कितना कन्वे कर पा रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ बच्चों को कि आप जो लिखते हो ना स्टूडेंट्स, वॉट एवर यू राइट, योर राइटिंग इज अ कम्युनिकेशन। आप जितना क्लियरली कम्युनिकेट करोगे उतनी आपकी स्किल्स बढ़ेगी। और इसी के साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप सब बच्चों को, अभी यहाँ पे तो मुझे देख रहे हैं, एक मैं वेबिनार मैंने एक वेबिनार रखा है, ये एक फ्री वेबिनार है सर। मेरे काफी वेबिनार्स होते रहते हैं, उसमें बहुत बच्चे मुझे ज्वाइन करते हैं। इट्स फ्री वेबिनार जिसमें मैं बताने वाला हूँ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। क्या बात करते हो सर? जी बिल्कुल, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बिजनेस लॉज में हो गया, आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं इसके ऊपर ये वेबिनार है। 1 घंटे का वेबिनार है सर, 16 मार्च को है, सुबह 10 बजे सैटरडे, और इसका वेन्यू है सर आपका घर। जी बिल्कुल, मैं लाइव आऊंगा, आप घर से बैठ के देख सकती है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी मेरी वेबसाइट पे जाकर। और सर इसमें आपको क्या लेके आना है, मुझे आपसे चाहिए एक पेपर और एक पेन, ताकि आप नोट कर सके कि मैं आपको क्या चीजें बताता हूँ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी बताई हुई चीजों में से कोई अगर 60% भी मान लेगा तो उसको लॉ में 60+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड विद दिस आई एंड डे 4 हियर।